ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि जी वो मॉडर्न पोर्टफोलियो जो है ना वो क्या कहते हैं, आजकल पोर्टफोलियो का जो रिस्क वो ये कहता है कि आप इस रिस्क को ना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम किसी जरूरी है कि हम सारे पैसे सीमेंट की कंपनीज में लगाएं, तो हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वो जो एक इंडिविजुअल रिस्क है ना, जरूरी है कि हम सारी उन्हीं कंपनीज में कर ले जिसका डेट लेवल बहुत हाई हो। हम कुछ उन कंपनीज को भी आइडेंटिफाई करें जिनका डेट लेवल कम हो। तो हम क्या कर लेंगे, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्लियर? जरूरी है कि हम सारे पैसे सिर्फ प्लॉट्स में ही खरीद ले, यानी घर यानी रियल एस्टेट पे करें। हम क्यों ना कुछ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी रखें, कुछ इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी रखें, तो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये इस तरीके से जरूरी है कि हम अपने सारे पैसे जो है पाकिस्तानी रुपीज में रखें या सारे पैसे सिर्फ डॉलर्स में रखें। हम अपनी एक्सचेंज रेट रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ करेंसीज में कर ले। तो जरूरी तो नहीं कि एक ही करेंसी में कर ले तो वो एक करेंसी नीचे चली गई तो आप सारा नुकसान। लास्ट जरूरी तो नहीं है कि आप एक ही मुल्क में पैसे इन्वेस्ट कर ले। आप अपने पैसों को भी मुख्तलिफ कंटिनेंट्स में, मुख्तलिफ जो है कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक की पोलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हाई नहीं है तो किसी और की है, यूरोपियन बहुत सारी कंट्री। तो ये हमारे यहाँ ये मोहब्बत के नारे तो हम बहुत लगाते हैं ना, लेकिन इन सारों से पूछे तो इन सारों की ना बाहर की दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स होती है। वो रेनी डेज के नाम के ऊपर हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स की होती है। उसकी वजह क्या होती है, वो ये जानते हैं कि हम डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो अच्छा, ये इसमें मैंने एक बड़ा वो दो चीजें जो है ना वो ये मैं पहले भी लोगों से डिस्कस करता रहा हूँ। ये मेरी थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशंस हैं। ये आप हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होता है कि जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्लियर? कि आप अपने सारे अंडे जो है एक बास्केट में ना रखे, उसमें रिस्क बहुत हाई होता है। तो मतलब अगर आपने सारे अपनी इन्वेस्टमेंट सीमेंट सेक्टर में कर लिया तो इसका मतलब आपका रिस्क हाई होगा, बिकॉज आप उसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने सारे पैसे जो है वो एनर्जी सेक्टर में लगा दिए तो इसका मतलब आप एनर्जी डिपेंडेंट हो गए। इसी तरीके से अगर आपने सारे पैसे सिर्फ पाकिस्तान में लगा लिए तो इसका मतलब आप पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गए। अगर आपने सारे पैसे एशिया में लगा दिए तो इसका मतलब आप एशिया डिपेंडेंट हो गए। तो आप इसको जो है एक जगह पे ना रखें, स्प्रेड। तो मैं उनसे ये अगला जो मैंने लिखा है कि जो ये है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब हरगिज ही नहीं है कि आप बास्केट 2 से 3 कर ले। उन बास्केट्स के लिए हाथ भी अलग अलग कर ले। आप 3 बास्केट्स में कर ले, लेकिन आप लेके आप ही जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने सारे पैसे जो है लकी सीमेंट में नहीं लगाने एक कंपनी में, मैं 5 कंपनीज में लगाता हूं। लेकिन मैंने किस में लगाए, मैंने बास्केट जो है ना 2 3 4 कर लिए। क्या एक लकी सीमेंट में लगा दिए, कुछ मैंने डीजी खान सीमेंट में लगा दिए, कुछ मैंने बेस्ट वेस्ट सीमेंट में लगा दिए, कुछ मैंने मैपल लीफ सीमेंट में लगा दिए। क्लियर? तो सेक्टर तो वही रहा ना। इसका मतलब ये कि मैं हाथ तो बास्केट तो मैंने 3 कर दिए, लेकिन मैं कैरी एक ही हाथ में कर रहा हूं। तो अब भी अगर सीमेंट सेक्टर को झटका लगाना तो सारी कंपनीज को लगेगा। तो उसका मतलब क्या है कि आप उसको 2-4 लोगों को पकड़ाए। अच्छा जी, छोटा भाई भी साथ जा रहे हैं, कोई कजन भी चाह रहे हैं, उसको भी पकड़ा दे कि अगर आपको टोकर लगे तो उसको, तो वो जो छोटे भाई वगैरह है ना, क्या वो क्या है, आप डिफरेंट सेक्टर्स में कर ले। आप सारे सीमेंट में ना करें, आप कुछ बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर में कर ले, आप कुछ जो है उसमें फार्मास्यूटिकल में कर ले, आप कोई इंजीनियरिंग में कर ले, आप टेलीकॉम में कर ले। हाँ, इससे बड़ी की फिर क्या है कि यार सारे पाकिस्तान में जरूरी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जरूरी करने। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, गाड़ियां है, इन सारों में भी कर ले। फिर वही है कि अब इससे भी इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि सारे पाकिस्तान में थोड़ी करने, थोड़े और मुल्कों में कर ले। सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में करने की जरूरत क्या है, कुछ स्टेबल इकोनॉमीज में कर ले, कुछ जो है इमर्जिंग में कर ले। सो दिस इज हाउ यू मेक द डाइवर्सिफिकेशन। सो इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्पेशली फिर आपको, मैंने जो आपको कहा ना कि हम क्या करते होते हैं, एक का नेमुल बदल क्या है कि जब ये सेक्टर नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है, जब ये नीचे जाता है तो वो ऊपर जाता है। तो आपको वो थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ताकि आप बेहतर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर ले। क्या मतलब, मैंने आपको कहा जनरली गोल्ड और स्टॉक एक्सचेंज को एक दूसरे का समझा जाता है कि ये क्या है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी चीजें ऊपर जा रही हो ना, बेहतरी की तरफ जा रही हो, तो फिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। और अगर ये चीजें नीचे जा रही हो ना तो फिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो आपने फिर ये करना है कि अच्छा जी कुछ थोड़े सी कॉम्बिनेशन में रख ले। तो इसमें क्या होगा कि इनका मतलब ये कि इनमें कोरिलेशन लो है, यानी ये दोनों एक साथ नहीं डूबते, ये दोनों एक साथ ऊपर भी नहीं जाते। अच्छा, ये ऊपर जाने वाली तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन मसला हमें करना होता है, हम वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर हालात बुरी हो जाए तो फिर क्या होगा। अच्छी वाले में कोई मसला नहीं है कि अच्छा जी सारी ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इफ, उसको हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, कि मतलब क्या आपने ये देखना है कि अगर हालात बुरे हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर वो डूबते को जो है ना तिनके का सहारा फिर ये है कि अच्छा जी ये वाले सेक्टर जो है ना वो, इसीलिए हमारे यहाँ जब स्टॉक एक्सचेंज में और इन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती ना तो फिर लोग पैसा निकाल के ना रियल एस्टेट में लगा लेते हैं, गोल्ड में, रियल एसेट्स में, मतलब जेनेरिकली रियल एसेट्स में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनको कहा जाता है फाइनेंशियल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स, अच्छा अब रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। रियल एसेट्स ये वो होते हैं कि जो अपनी वैल्यू अपनी जात की वजह से कैरी करते हैं। मतलब कार, इट हैज अ वैल्यू बिकॉज इट गिव यू द कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग, मतलब आप उसमें बैठ सकते हैं, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसकी जितनी भी लग्जरीज है तो उसकी वजह से आप उसकी वैल्यू पे कर दें। क्लियर? हाउस, रियल एस्टेट, तो आप उसमें रह सकते हैं, ये आपको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? फाइनेंशियल एसेट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज व्हिच ड्राइव वैल्यू फ्रॉम द क्लेम ऑफ अदर एसेट्स। ये वो जो अब तो खैर पहले के जमाने में ये शेयर जो होते थे ना ये फिजिकल फॉर्म में होते थे, मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप हुआ करता पेपर,
उसकी क्वालिटी, जो पेपर की क्वालिटी है ना, दैट विल नॉट डिटरमिन द प्राइस ऑफ द शेयर। क्या जी ओजीडीसीएल ने बहुत अच्छे के ऊपर प्रिंट किया हुआ था, तो इस तरह इट इज बिकॉज इन द क्लेम ऑन ओजीडीसीएल। सो ओजीडीसीएल का शेयर जो वैल्यू ड्राइव कर रहा है ना, वो ओजीडीसीएल के एसेट्स के ऊपर क्लेम या उसकी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर आपको क्लेम उसकी वजह से कर दे, तो उसको आप कहते हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स है। सो फाइनेंशियल एसेट्स और रियल एसेट्स की कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हैं, ताकि आपका जो है ना वो रिस्क रिलेटिवली डाइवर्सिफाई। ये वो सिंपल सा ये है कि एक रिलेशनशिप क्या है कि जैसे जैसे रिस्क लेवल एक हमें एक मिनिमम, मैंने आपको कहा एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है कि अगर रिस्क वगैरह ना भी होना तब भी मुझे, मैं अगर अपना पैसा आपके लिए आपको दे रहा हूं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए। लेकिन अगर उसमें अब रिस्क कर ले तो इसका मतलब है आप मजीद उसमें ऐड कर रहे हो, तो जितना जितना रिस्क लेवल ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना उतना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा। रिमेंबर, रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आप एक्चुअली में अर्न करेंगे दैट विल डिपेंड कि अगर वो रिस्क वाला फैक्टर आया आड़े या नहीं आया। यानी हमें अब कल का नहीं पता, हमें आज से 1 साल बाद का नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के को देख के ना ये रिलेटिवली रिस्की है एज कंपेयर टू यूके इकोनॉमी, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले बंदे का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा। क्लियर? अगर पाकिस्तान उस प्रॉब्लम से हिट ना हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये हो सकता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा। रिमेंबर, रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आप एक्चुअली में अर्न करेंगे दैट विल डिपेंड कि अगर वो रिस्क वाला फैक्टर आया आड़े या नहीं आया। यानी हमें अब कल का नहीं पता, हमें आज से 1 साल बाद का नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के को देख के ना ये रिलेटिवली रिस्की है एज कंपेयर टू यूके इकोनॉमी, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले बंदे का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा। क्लियर? अगर पाकिस्तान उस प्रॉब्लम से हिट ना हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये हो सकता है, तो फिर वो बंदा ज्यादा रिटर्न अर्न कर लेगा। हाँ, अगर इकोनॉमी हिट हो गई, नीचे चला गया, तो हो सकता है वो अमेरिका में जो या यूके में जो अर्न कर सकता है उससे भी कम जो है उसको गुजारा करना पड़ेगा। सो ये रिस्क फैक्टर का ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का ये आज के लिए जो स्टॉक अभी जो ईरान और इनका चल रहा होता है अमेरिका का, वो कल आपको पता है कि कल अकेले जो स्टॉक एक्सचेंज कोई 6,500 6,500 अच्छा इसको हम कहते हैं मोमेंटम। यानी मोमेंटम ट्रेडिंग भी होती है, और थोड़ा सा ये है ना कि कोई थोड़ा सा अब अगर आप कल से फिर थोड़े से बयान देख ले तो फिर उन्होंने कहा पहले जो कह रहे थे कि हम 20% हम टैक्स लेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की वजह से, लेकिन उसने फिर अब कह दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। यस, तो और दूसरा ये इसको मैंने कहा इसको हम कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, अब आपको मैं एक एक्सप्लेन करता हूं, वो मैं बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि इफ फॉर एग्जांपल इफ इकोनॉमी इज टू बी टेकन लाइक दिस and which every institution is being arranged in rows and columns, clear, in a balanced way, then everything is arranged rows and columns में straight हर एक बंदा अपने अपने दायरे में और अपने इख्तियारात के हिसाब से चल रहा है और बैलेंस चल रहा है। Now what happens is that if there is an external shock to it because of any reason, because of Iran, America, Israel, whatever, there is an external shock to it. जब external shock लगा ना, हर एक चीज अपनी अपनी जगह से हिल गया। क्लियर? थोड़ा बहुत। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? क्या अगर मैं मजाक में लोगों से कहता हूं कि क्या इसकी ठीक करने का तरीका यह है कि यहां से 5 न्यूटन की फोर्स से जो है वो लगा था झटका, तो अब हम इधर से जो है वो 5 न्यूटन के या जितने से इतनी ही झटका लगा देंगे तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी? द आंसर इज नो, बिकॉज इकोनॉमी ऐसी काम नहीं करती। ये साइंस के लिए तो आप कह सकते हैं कि जी हमने उस तरह से कर लिया, लेकिन इकोनॉमी ऐसी नहीं होती। तो मैं लोगों से कहता हूं हमारा भी अब अगर हम एक एक्सटर्नल शॉक्स लगाते रहे इसको, अल्टीमेटली क्या होगा? ये सारी चीज दरमियान में आ जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, किसी को अपने दायरे का नहीं पता। ऐसे मजाक में मैं लोगों से कहता हूं पाकिस्तान का हाल यही हुआ है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि द अर्ली इट इज बेटर टू सेट डाउन एंड लेट्स पुट इट लाइक अगेन वन बाय वन हम इसको सेट करना शुरू कर दे, वरना हम जितने एक्सटर्नल शॉक्स इसको लगाते रहेंगे ना इस तरीके से, ये बैलेंस नहीं होने लगा। तो बेहतर यही है कि ज्यादा टाइम जाया ना करे और बैठ जाए कि चले जी ये हम निजाम को दोबारा से एक मरतबा सीधा करते हैं, रोज इन कॉलम्स में आते हैं, हर बंदा अपनी अपनी। सो हमारी इकोनॉमी को मैंने आपको कहा ना, जैसे इकोनॉमिस्ट ने जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है ना, यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो ट्रेड डेफिसिट को हल करने का तरीका उनका क्या होता है? आप करेंसी को डिप्रिशिएट कीजिए। अब करेंसी को डिप्रिशिएट करने का यही है, मैंने आपको कहा इनिशियली उसका यही हल आ जाता है कि अच्छा जी बाहर की चीज एक्सपेंसिव हो गई है, हमारी चीजें उनके लिए लेस एक्सपेंसिव हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, हमारे इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाने चाहिए। इशू ये है कि इस चीज के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब वो कहते हैं ये जितना अभी डिप्रिशिएट हुआ है ना, तो थोड़ा सा और मजीद डिप्रिशिएट होना है। तो अब जब आप देखते हैं ना कि डॉलर हम पहले 150 का था, तो हुकूमत ने उसको 160 का कर दिया कि अब महंगा हमने कर दिया, लोग डॉलर नहीं खरीदेंगे। मेरे और आप जैसे लोग और कहते हैं 160 का हो गया, मजीद खरीदो, मजीद महंगा होने लगा है। यानी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द डिमांड फॉर डॉलर, इट फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर डॉलर्स। क्लियर? उससे क्या हो जाता है इसको, अच्छा जो उसकी तरफ आते हैं, अब वो क्या जाता है कि जैसे ये कल की ये नेगेटिव खबरें आ जाती है ना, वो क्या हो जाते हैं, हम हो जाते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग में चले जाते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हम वो जो बुरी खबर होती है ना
उससे कहीं ज्यादा नेगेटिव। और इसमें फिर बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो और प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपको और नेगेटिव खबरें देते हैं ताकि आप मजीद नीचे लेके आ जाए। जो छोटा इन्वेस्टर ने ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो नीचे लेके आते हैं। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो इधर से खरीद लेते हैं। तो जो अगले 1 आध 2 दिन के बाद क्या हो जाता है उसको हम रिकवरी फिर कहते हैं। कैसे? जब आपको रियलाइज हो गया कि करेक्शन अब हो रही है। सेम इज द केस कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, मुसलसल अच्छी खबरें आ रही है, ऊपर जा रही है, तो डू एक्सपेक्ट किया जाए अब इसमें करेक्शन आएगी। क्लियर कि बहुत बढ़ गया है, अब एहसास हो गया कि हम तो बहुत आगे निकल आए हैं, तो हमें उसको जो है डिक्रीज करना है। सो ये करेक्शंस आती रहती है, दिस इज एक्सपेक्टेड। हाँ, उसमें ये हो जाता है कि जिसने वो पैनिक में जाके सेल कर दिया, इसका मतलब ये है कि उसका तो लॉस हो गया, बाकी किसी का होना हो। अगर आप सस्टेन कर सके तो इसको हम कहते हैं ये पेपर लॉस है, उसमें रिकवर हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि कब जो है ना वो उधर से अच्छी खबरें आती है। तो ये चीजें तो चलती रहती है। अच्छा, उनकी रीजन तो ये है, उनका तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना, रिमेंबर दैट दे हैव देयर बिजनेस। द मोर यू ट्रेड द मोर कमीशन दे विल अर्न। क्लियर? अगर all of us, whoever is the account holder or of any brokerage house, if all of us today stop trading, so what will happen? The commission money that they are earning from buying and selling of stocks, वो उनका रुक जाएगा। तो वो तो आपको जरूर कहेंगे कि जी फलां है। वो आपको किसी भी स्पेसिफिक ब्रोकरेज हाउस का नाम लिए बगैर हर एक ब्रोकरेज हाउस जो है ना वो आपको बताएंगे ये कंपनी के स्टॉक्स अच्छे हैं, इसको खरीदो, ये करो। उसके वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आप, वो क्या होता है, वो फिर अलग कहानी है कि जी ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल 1 है, ये 2 है। वैसे इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी होते हैं, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन हाँ, तो ये इनका जो है ना वो ये अगर ये कहे कि जी मार्केट अच्छी नहीं है ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जब ट्रेड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली फिर उनकी कमीशन के जो चार्जेस है वो नहीं होंगे।